बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, रेडियो आपकी आवाज़ और चैनल आपकी आवाज़ के आज मेहमान हैं सैयद तौकीर हुसैन साहब। इनसे हम आज पाकिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त सियासत जिस सर्कल में और सर्कस में घूम रही है उस पर इनके ख़यालात जानेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और डेनमार्क के अंदर इनका एक रोल है और ये थिंक टैंक भी हमारे हैं। सैयद तौकीर हसन साहब, मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उस 9 मई के वाक़या के बाद अभी चंद मिनट पहले इमरान ख़ान के साबिक़ मशीर मलिक अमीन असलम PTI को छोड़ गए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये BBC की रिपोर्ट है और मैंने जो BBC सुना है ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो दियार ग़ैब में रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं। वतन है, वतन की यादगारें हमारे दिल में 24 घंटे बसती हैं। आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है। बेशक मैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, जिसके सदर इस वक्त चौधरी शुजात हैं, और उनके भाई छोटे भाई चौधरी वजात जो हैं उन्होंने कहा था कि मैं सदर हूँ, लिहाजा मैं बागी ग्रुप जो है उसका मैं यूरोप के अंदर चेयरमैन हूँ। और ये जो चीज़ें जो वाक़यात हुए हैं 9 मई को, जी, इसको सख्ती से कंडेम करते हैं और ये सोची समझी प्लानिंग के ज़रिए हुआ है। और ये जिस प्लानिंग के तहत ये हुआ है उसको भी हम कंडेम करते हैं। इसके ऊपर बाकायदा एक मिलिट्री कोर्ट बैठना चाहिए, जिसके अंदर सिविल के भी जजेस होने चाहिए और मिलिट्री के भी जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको स्पेशल कोर्स कराया जाता है उनको भी होना चाहिए। और ये जो है मसला, इसको दबाना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने इब्तिदा की उनसे ये पूछना चाहिए कि बिहाइंड द कर्टन जो बंदे हैं, बिहाइंड द सी, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली, जहाँ से उनको पैसे मिले, जिन्होंने उनको वहाँ पे सहूलतकारों ने उनको पहुँचाया, उन सहूलतकारों को जो है वो मंजरे आम पे आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सैयद तौकीर हसन शाह साहब, आप चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, स्कैंडिनेविया में। सूबा पंजाब जो है उससे तल्लक रखने वाले 8 और 9 तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, यानी PTI के ये जो हैं, ये रहनुमा हैं, इन्होंने कहा है कि हम भी 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं इनको हम जो है इस तरह नहीं देखते जिस तरह तो तशद्दुद हुआ है, जलाओ घिराव हुआ है। और उन्होंने इसी बिना पर 9 मई की वजह से उन्होंने PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो इससे इमरान ख़ान कहाँ खड़े हैं? सवाल ये है मेरा आपसे। इमरान ख़ान को ऊपर वाली सीढ़ी से इन्होंने तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि निसब सीढ़ी से भी नीचे फेंक दिया है। जी। और ये वक्त के जो PDM की गवर्नमेंट है, हाँ जी, उसकी ये पॉलिसी है, क्योंकि वो कहते थे कि इस फितने को हमने ख़त्म करना है और इस फितने को हर सूरत में ख़त्म करो। बेशक इसकी जान जाती है, इसके अंदर कोई बंदे जाते हैं, इसके कोई चीज़ होती है। तो ये एक प्लानिंग है। मैं को ज़ाती तौर पे तो उसका हामी ज़रूर हो सकता हूँ, उसका सपोर्टर तो इमरान खान को हो सकता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम के बारे में, इस्लाम फोबिया के बारे में जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की और जो उसके ख्यालात हैं, उससे तो मैं उसके साथ 100% खड़ा हूँ। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि उनका हाथ है इस तशद्दुद में? PDM का नहीं, इमरान का नहीं। सिर्फ ये है कि उसको इस चीज़ का इल्म नहीं दिया गया कि ये इस नौबत तक पहुंच जाएंगे। उसके कुछ साथियों को इस बात का इल्म था, जो मेरे मुशाहदे में है, उनको इस चीज़ का इल्म था कि ये फसाद अब देखें, डॉक्टर राशिदा जो है वो बेचारी बीमार भी हैं, कैंसर की मरीज़ भी हैं, वो लिबर्टी के अंदर, चौक के अंदर कर रही हैं, मौजूद है। हाँ मौजूद है।
दहशतगर्दों को कैसे पता था कि इन्होंने वहां से मूवमेंट करके तो कोर कमांडर के घर जाना, कैसे पता था? यानी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग। देखिए, कोर कमांडर का जो घर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सबसे मजबूत तरीन किला होता है। आप जाके देखें, एक पूरी रेजिमेंट जो होती है वो उसके घर की देखभाल करती है। वहाँ पे एट ए टाइम कम से कम एक जो प्लाटून है उसके एक रेजिमेंट के कई ऑफिसर्स और कई जवान जो हैं वो पहरा दे रहे होते हैं। और आप देखें कि उनके बाकायदा मोर्चे बने होते हैं वहाँ पे। तो ये घर तो बिल्कुल खाली था। अगर जिन्होंने जाकर अटैक किया है जी जी, और आर्मी के जवान जो हैं वो बाकायदा आगे से फायर ना भी करते, ये फौज की बहुत बड़ी नाकामी है। मेरा खुद वाला, आप इसे नाकामी समझते हैं कि उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी कि वो जलाओ घराओ? बिल्कुल। कल इसी शहर में अगर इंडियन आर्मी के बंदे जो हैं या उनके स्लीपिंग सेल्स जो हैं वो इस तरह के आ जाते हैं। मेरा वालिद खुद आर्मी में था। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ आ गए? जी जी। हमने फौज को देखा है, फौज में रहे। मेरे वालिद साहब आर्मी में मेजर थे। जब उनकी पोस्टिंग हुई एज ए कर्नल तो उनकी कार एक्सीडेंट ईरान में उनकी डेथ हो गई। और आर्मी का ये असूल है, जब तक आप पिप नहीं लगाते आप अपना ओहदा जो है वो एज ए कर्नल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, पेपर्स बन जाते हैं, पेंशन आपको उसके हिसाब से मिलती है, लेकिन रैंक लगाना 3 महीने के बाद आप रैंक लगाते हैं। मेरे वालिद साहब को भी रैंक नहीं लगा था तो वो इंग्लैंड चले गए थे, स्कॉटलैंड में अपनी पुरानी रेजिमेंट जहाँ से उन्होंने एज ए इंजीनियरिंग फर्म में एज ए इंजीनियर शुरू किया था आर्मी को। तो एनी हो, आर्मी का एक असूल है, आर्मी अपने सिपाही से लेके अपने हेड तक प्रोटेक्ट करती है। आर्मी जो है असल में, ये मैं अवाम को बताना चाहता हूँ, आर्मी असल में सूबेदार मेजर तक होती है जिसको साहब कहा जाता है। सूबेदार मेजर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है फौज की। उसको कर्नल भी और मेजर भी और जनरल भी उसको साहब कहते हैं। ये मैंने खुद अपने आंखों से अपने कानों से उनकी इस रिस्पेक्ट को मैंने देखा कि जब वो अंदर आते थे तो वो उनको सूबेदार मेजर को कहते थे साहब, यस साहब, क्या आप बताएं साहब, बैठे। क्योंकि वो पूरे जो प्लाटून जो उनके नीचे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं मुख्तलिफ रैंक के, नैक और दूसरे, उनको पूरे को वो कमांड करते हैं। फिर उनकी आगे जो भी हदायत उनको मिलती हैं अपने ऑफिसरों से वो उसको डिप्लॉय करते हैं, उसके ऊपर उनको लेके चलते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये क्या हुआ है कि यहाँ वो एक कोर कमांडर जिनको इन्होंने बिल्कुल प्री प्लानिंग, इनको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे ये हमला होना है, वो खाली कैसे करके घर छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा ही है जैसे हमारे घर में कोई आके हमला कर दे। हमें कितना दुख पहुंचता है जब ये रात को लोगों के घरों में पुलिस घुसती है और लोगों की माओ बहनों को किस तरीके से वो जलीलो ख़बार कर रहे हैं। ये एक ऐसे मोमेंट है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना है शर्म की बात है। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात की और ये भी कहा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए, बल्कि यहाँ तक कहा कि भी अगर जान भी लेनी पड़े। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा? आप उम्र कैद भी दे सकते हैं? नहीं जी, उम्र कैद जो है, उम्र कैद आप उनको देते हैं जिनके आप सौरुदकार होते हैं, जिनसे वैसे गलती हो जाए आप उनको कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, तुमने विलिंगली नहीं किया काम किया, तुमसे वैसे हो गया, चलो उनको आप सजाएं दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये कंडेम्प्ट किया, जी जी, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, खेल खेला है, और देखें जिन्होंने ये खिलवाड़ किया, जिन्होंने ये खिलवाड़ किया है, उनको पता था कि MM आलम का त्यारा कहाँ खड़ा है, उनको पता था कि कायद आज़म का घर कहाँ है। जनाब में अब हम तीनों जब जाते हैं पाकिस्तान में, हमें अशारतन पता था कि ये जिन्ना साहब का घर है। हमें नहीं पता कि हम इसके अंदर एंटर होंगे तो वहाँ कितने आदमी आगे बैठे होंगे उसकी हिफाजत। एग्जैक्ट नहीं ना पता था, नहीं पता। ये जो हमले हुए हैं ये प्री प्लानिंग हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है
पंजाब गवर्नमेंट ये अल्फाज इख्तियार कर रही है और ये वो जो हमारा वज़ीर इत्तलात है मीर, वो ये कह रहा है कि हामिद मीर का भाई है वो ये कह रहा है कि ये कह रहा है, लफाज कह रहा है, ये 8 महीने से ये ट्रेनिंग ले रहे थे दर्द का। भाई 8 महीने से अगर ये ट्रेनिंग ले रहे थे, आप कहाँ थे? सवाल पैदा होता है जी। और फिर ये है कि जब आप मिलिट्री में एंटर होते हैं, कैंट में एंटर होते हैं, हार्शो ग्राउंड, शेरपा पुल से नीचे होते हैं, लिबर्टी की तरफ से आए, आगे फौज के नाके लगे होते हैं और खुसूसी तौर पर रात को आपको चेक करके अंदर जाने देता है। बिल्कुल। जब इतना बड़ा मॉब जो है वो जा रहा है, जुलूस जा रहा है, तो ये ऑलरेडी पहले वहाँ पहुँच के जो 25-30 आदमी को खुद गवर्नमेंट कह रही है जो कैमरों ने पकड़े हैं, ये किस सूरत में वहाँ पे वो हमला कर रहे थे, ये किस सूरत में वहाँ पे पहुँच गए, इनको फैसिलिटेट किसने किया, इनको वहाँ खुशामदेद किसने कहा? अगर इनको ही उस वक्त लाठी बरदार ना गोली मारते, लाठी बरदार पुलिस आ जाती, रेंजर्स आ जाती। देखे ना इमरान खान के ऊपर रेंजर्स आई है ना? जी आई है। इमरान खान को इन्होंने मारा ना, अच्छा हो गया सब कुछ, गोलियां तक लगी, केस नहीं बनने दिया। अब जब एक चीज़ को ख़त्म करना है, एक फितने को ख़त्म करना है, पहले तो यह है कि बीइंग ए मुसलमान आप दूसरे मुसलमान को फितना कह ही नहीं सकते। हमारे उलमाए दीन जो है इस बात पे खामोश है। मैं उनको उलमाए दीन कहते हुए भी शर्मिंदा होता हूँ कि वो उलमाए दीन नहीं है, वो फ़िक़ों के उलमा हैं। कल को इनका हिसाब किताब वहाँ पे होगा कि आपने जितने फ़िक़े इस वक्त पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और हमारी रिस्पेक्ट जो है वो इसी तरीके से ख़त्म हुई है। आज हमने आर्मी के अंदर जाके जो अटैक किए हैं, कल खुदा ना करे यही अटैक जो हैं ये दोबारा होंगे। ये आप याद रखें, ये दूसरी दफ़ा आर्मी पे सबसे बड़ा अटैक हुआ है। इससे पहले आपको पता है कि हमारे जो कराची में और सरगोदा में या उधर आपके इलाकों में वहाँ पे कोहाटा वगैरह में ये अटैक हुए हैं। अब अगर ये यहाँ पे हुए हैं तो इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? इसका फ़ायदा पहुँचेगा अमेरिका को, इसका फ़ायदा पहुँचेगा इंडिया को जो आपका दुश्मन है। क्यों कि वो कहेंगे जी देखें जब ये कोर कमांडर के घर में घुस सकते हैं या आपके GHQ में घुस सकते हैं, तो कल के आपकी एटॉमिक जो ज़हायर हैं, आपकी दूसरी बात है, हाँ सांसें हैं, उनके ऊपर तो ये आसानी से घुस जाएंगे। ये 30 आदमी इधर घुस रहे हैं, तो इसलिए उनको पैकअप आपको करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही चीज़ है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को फ़ौरन से पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ऊपर आ जाना चाहिए था। यहाँ पे शहबाज शरीफ को फ़ौरन चाहिए था, अलहदा हो जाता। वज़ीर दफ़ा को जो है वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वो उस शख्स को और वज़ीर दाखिला को फ़ौरन से पहले इस्तीफ़े देने चाहिए थे कि उनकी मौजूदगी में ये सारा अमल हुआ। सैयद तौकीर हसन शाह साहब, आप मुस्लिम लीग काफ के डेनमार्क में चेयरमैन हैं। आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपने ज़िक्र किया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान हैं कि वो PTI आले वाले वो नून मुस्लिम लीग में आ रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब का भी तल्लक जो है वो मुस्लिम लीग नून में है। आप कह रहे हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो तो उनको कबूल कर रहे हैं। देखें जी, सवाल है मेरा, देखें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की। जब आप खौफ और आराज फैलाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि मिलिट्री हमारी साइड पर खड़ी है, जब आप ये कहेंगे कि अवाम हमारी साइड पर खड़ी है, अब जो शरीफ आदमी है, जो मुहब्बिल वतन है, वो तो PTI के साथ खड़ा होने से रहा। वो तो कहेगा कि ये इमरान खान की गलती की वजह से हुआ। वो ये कॉन्सिक्वेंस नहीं देखें, वो ये तो नहीं देखें कि उधर वजूहात क्या थी, कि प्लानिंग किसने की। प्लानिंग तो इन्होंने की, ये बाहर निकलेंगे हम इसको अरेस्ट करेंगे, ये बाहर निकलेंगे शोर करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये तो बिल्कुल एक प्री प्लान, और वो खुद भी कहते हैं कि ये 8 महीने से पहले ये मनसूबा साजी हो रही है। और ये मनसूबा साजी, और फिर आप देख रहे हैं मरियम नवाज ने चंद दिन पहले क्या तकरीरें की। क्या मरियम नवाज कोई छत से उतरी हुई है? मैं सैयद हूँ, मेरी उस कंट्री में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे आले नबी होने के नाते मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक औरत जो सैयदजादी है उसको बालों से पकड़ के ये घसीट रहे हैं।
एक आम मुसलमान औरत जो कलमा गो है, जो ला इलाहा का कलमा पढ़ती है, उसको बालों से पकड़ के ये घसीट रहे हैं। उसको 3-3 आदमी पकड़ के टांगों से और उसकी बेहुरमती करके उसको उधर डाल रहे हैं। तो क्या मरियम नवाज़ कोई आसमान से उतरी हुई है? इनसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ अगर ये ऐसे बातें कर रही हैं तो उनको आप क्या रहने लीजिए, आप तो शहजादी हैं भाई। आपने किस तरह उनको शहजादी बना दिया? कौन सा उनकी फैमिली बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आपने कर दिया? मुल्क में जितना पैसा उन्होंने लूटा है, जरदारी ने लूटा है, दे हमें। हम देखते हैं कि मुल्क में कैसे इस्लामी कानून नहीं आता या गुर्बत ख़त्म नहीं होती। गुर्बत ख़त्म नहीं होती। आपने बजाय गुर्बत ख़त्म करके, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बताएं। पाकिस्तान वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री एशिया के अंदर है, ये टाइगर है, लेकिन इसको किया गया है, इसको कागजों के अंदर इसको गरीब किया गया है। इसकी करेंसी की डिवैल्यूएशन की है, जिसमें हम खुद हिस्सेदार हैं कि हमारे यकमुश्ता बैठे हुए हमारे 1 लाख 2 लाख का मकान जो है वो करोड़ों का हो गया, हमारी 10,000 की 20,000 की गाड़ी जो है वो लाखों की होगी, हमारी जो टोयोटा लैंड क्रूज़र थी वो चंद लाख में आती थी, वो भी करोड़ों में चलेगी। तो हम शो मार रहे हैं जी हमारी तो इतनी करोड़ों की हमारी जायदाद है, इतनी करोड़ों की हम ले रहे हैं। डिवैल्यूएशन ने आपके मुल्क का सत्यानाश किया है। आज कोई भी हुकूमत हो, देखे अपना PTI है ना, इनके पास शैडो हुकूमत नहीं है। इनका ये नहीं पता कि इनका वज़ीर ख़ारजा अगला कौन होगा, इनका ये नहीं पता इनका वज़ीर दाखिला कौन होगा, इनका वज़ीर कानून कौन होगा, उसका सेकंड वज़ीर कौन होगा। इनको चाहिए था कि जैसे यूरोप में यहाँ पढ़े लिखे लोगों में होता है कि शैडो गवर्नमेंट होती है, वो आंसर वो जवाब देने वाले होते हैं। इनका कोई नहीं। फिर इन्होंने किसी ने भी आज तक किसी ना PDM ने ना PTI ने ना मुस्लिम कोई भी इस काबिल नहीं के कह रहा है कि हम आएंगे तो डॉलर को डिवैल्यूएशन ख़त्म करके डॉलर को 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये में ले आएंगे। पाकिस्तान का आपके अफगानिस्तान को देख लें, इतनी बड़ी दो दुनिया सारी से जंग लड़के वो अगले दिन आज़ाद हुआ है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ बिजली भी है, वहाँ पानी भी है, उनको वो डॉलर के भी मुताज नहीं, खा रहे। हमारे मुल्क में जिसमें हर चीज़ है, ये आप मगला और तरबेला को सही मायने में आप उसको चलाएं। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो ये कहते हैं जी कि हमें फलाने बंदे का टेलीफोन आ जाए, यार लोड शेडिंग करो फलाने का। वो नहीं चाहते कि वहाँ की आवाम जो है इर्द गिर्द की वो अमीर हो, वो नहीं चाहते। इन्होंने पेट्रोल और डीजल को क्यों महंगा करते हैं, गैस को क्यों महंगा करते हैं? क्योंकि 98% कारोबार जो है पाकिस्तान का वो इस पे चलता है। आप बिजली नहीं आ रही, आपने जनरेट करना है, आप जनरेटर चलाते हैं, उसके अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, गैस से चलाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है। ये सियासतदान उसमें करप्शन करते हैं। इन्होंने मुल्क के अंदर जो इन्होंने डिवैल्यूएशन किया, आपके पास सोने के ज़खायर हैं, आपके पास नमक की काने हैं, नमक की काने को छोड़े, आपके पास इतने काने हैं कि दुनिया में आप चंद अमीर तरीन मुल्कों में आपका शुमार होता है। लेकिन आप जो आपने पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर भेज दिए, वो यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, वो यहाँ पे कार्ड ये मोबाइल कार्ड भेज रहे हैं। आपके ग्रीन कार्ड के चांसेस में डॉक्टर्स और इंजीनियर बारह के मजदूरी कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में आपके सारी पढ़ी लिखी कौम सऊदीया में धक्के खा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? जो आपके थर्ड क्लास वहाँ के पढ़े हुए लोग हैं कि जी ये जी इंग्लिश स्कूल का पढ़ा, आप उसको जॉब दे रहे हैं, और वो उसका जो क्लर्क है वो उससे ज़्यादा। मैंने एक जगह मैं गया तो वहाँ पे मैट्रिक पास बंदा ऑफिसर लगा हुआ था, और उसका जो क्लर्क था, जूनियर क्लर्क, वो MA था। लेकिन वजह क्या थी कि वो बेचारे की सिफारिश नहीं थी, वो अमीरों का बेटा था, लिहाजा वो ऑफिसर बन गया, और वो जो है वो आम आदमी का बेटा जो है वो MA वो। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंसाफ को तरस रहे हैं। सैयद तौकीर हसन शाह साहब, आप मुस्लिम लीग काफ के चेयरमैन की हैसियत से बड़ी वजाहत के साथ सुनने वालों को, देखने वालों को रेडियो आपकी आवाज़ और
टीवी चैनल आपकी आवाज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, हम दोस्ताना फ़िक्र के साथ बैठे हैं, राजा गफूर अफजल साहब मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क जो है कापर का, वो पाकिस्तान है। लेकिन ये तमाम बीमारियों की जड़ जो है मुल्क के अंदर, जिनका आप ज़िक्र अभी आपने किया कि तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे और इंजीनियर, लेकिन वो ये है कि किसी अशराफिया के घर से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको वो आगे नहीं आने देते। तो ये तमाम बीमारियों की जो जड़ है या माँ है, आपने अभी अपनी बात में करप्शन का जिक्र किया, तो इसका इलाज है आपके पास? बिल्कुल, बताएं। ये जो जिसको आप अशरफिया कहते हैं ना, बताएं, इनको है आप हैंग करें। इनको वैसे जैसे चाइना ने अपने ड्रग्स यूजर को पकड़ के जहाज जो नशई थे उनको फेंका था, इन सबको कहें जी आए आपको डिनर पार्टी देते हैं, कराची के साहिल से पर जाके इनका जहाज जो है इनको डुबो दे। ये एक आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम देंगे। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जस्टिस नाम की चीज़ कोई नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है जब यहाँ मैं यहाँ की सियासत में भी, आपको पता है, हाँ जी, और जब मैं यहाँ अपने सियासतदान कोलीगों को, डानिशों को मिलता हूँ, तो मुझसे वो ये सवाल करते हैं कि आपकी मुल्क में जस्टिस क्यों नहीं, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो अभी ये देखें, चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो बिल्कुल इंतज़ार ना करता, जिस तरह इमरान खान की वजह से इसी चीफ जस्टिस ने रात को 12 बजे अदालत लगाई थी। अब ये अदालत लगाता, कहता देखें 14 मई को टाइम ख़त्म हो गया, रात को 12 बजे लगाता, रात को 1 बजे लगाता, 2 बजे दूसरे टाइम लगाता, और इन सब को कहता कि आप लोगों के ऊपर आइन तोड़ने की। अब पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तानियों से सवाल करता हूँ कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वैल्यू नहीं रही, आपने इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए मुशर्रफ को, जो एक सैयद था, जो आपकी फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा, जिसने कारगिल के ऊपर इंडिया को ज़बरदस्त धचका लगाया, जिसने आपकी फ़ौज और आपके मुल्क का नाम चार चांद किया, तो क्या उसको आपने क्या किया? उसको आपने जब दफनाया तो इसी पीडीएम ने उसको फांसी की सज़ा दिलवाई, इसी जस्टिस ने उनको सज़ाए मौत दिलवाई, और वो एज ए कैदी और एज ए मफरूर और फांसी की सज़ा याफ्ता वो कब्र में गया। तो आप अगर अपने मुल्क के आर्मी चीफ़ों के साथ और दूसरों के साथ ये काम करते हैं और फिर आर्मी को आप बदनाम करते हैं और ये कहते हैं कि क्या, अब ये जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, क्योंकि आई एम 73 ईयर्स ओल्ड। मैं उसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम सैयद हो, सैयद का काम है कुर्बानी देना, सैयद का काम है लोगों को राह रास्त पे लाना। तुम मुल्क की कमांड कर रहे हो, ये मत सोचो हमें इस चीज़ के ऊपर साथ देना पड़ेगा कब्र के नीचे जाके। ये तो है जी तौकीर हसन शाह साहब के उस अंजाम को अगर कोई आदमी देख लेना तो फिर तो वो ऐसे काम ना करे जिनका आपने अपने खिताब में फरमाया। आप हमारे थिंक टैंक हैं, आपकी नज़र है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के, इंडिया के, पूरी दुनिया, अरब जो भी है। हम समझते हैं कि आपकी गुफ्तगू आज से नहीं, काफ़ी अरसे से रेडियो पर नशर भी होती है, सुनते भी हैं, आपके मशवरे भी हमारे लिए। इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं, उन्होंने 14-15 जलसे किए थे ना अदम एतमाद के बाद जी, वो कहते हैं या का नाबदो व या का नस्ताइन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं जी। तो इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए किससे मदद मांग रहे हैं, ये तो बताएं। देखिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई भी बंदा दुआ कर सकता है, अल्लाह से मदद मांग सकता है, लेकिन जो उसका नज़रिया है आपने फ़ौज के बारे में, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि फ़ौज जो है, असल फ़ौज जो है वो सूबेदार मेजर तक होती है। बताया आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सूबेदार मेजर तक होती है, वही साहब होता है। ऊपर तो सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनको साहब कहते हैं, उनको साहब कहते हैं, सूबेदार मेजर को। आप अपनी फ़ौज को मलाइन करना छोड़ दें। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसका जाके कानून बनाएं, आप लेके आए
2 तिहाई 3 आपके जो मशीर हैं, आपके जो लॉयर्स हैं, वो अपने आप को किसी मकाम पर पहुँचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो आपको सही राय नहीं दे रहे। आपके मशीर जो हैं वो नहीं, यहाँ यूरोप के अंदर जो मशीर होते हैं वो बड़े बड़े काबिल जर्नलिस्ट होते हैं। आपके पास हारून रशीद था, आपने उसको ठुड्डे लाइन लगा दिया। आप जिसकी बात, आप लोगों की बात सुने, जब तक आप खुद आइन की वायलेशन करते हैं। आपने आइन की वायलेशन की, आप पार्लियामेंट में नहीं बैठे, यह सबसे बड़ी आइन की वायलेशन है। इसी तरीके से भट्टू के हम ही कहते हैं जी भट्टू बड़ा अच्छा था, भट्टू ने भी आइन की वायलेशन की। उसने वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दिए, वहाँ पे उसने कहा तुम उधर हम इधर। ये सब बातें हमने देखी हैं, अपने होश में देखी हैं। मैं वाहिद गुजरात का वो बंदा हूँ जो भट्टू साहब से उनकी ट्रेन के अंदर गुजरात से बैठ के लाहौर तक गया था। और ये चौधरी ज़हुरुल्लाह मरहूम ने ये बात की थी कि शायद मैं वो पूरा पब्लिक जो एक इंच के ऊपर भट्टू साहब को देखने के लिए दुनिया गांव के गांव उमड़ के आए हुए थे। जब वो रावलपिंडी से ट्रेन से लाड़काना जा रहे थे, गुजरात से ट्रेन में मैं उनके साथ बैठा था और लाहौर तक बहुत हजूम था। इतना हजूम, मैं कहता हूँ जी कि मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकता। नहीं हो, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके पीछे इमरान खान साहब दुनिया आई है। ये तवीज़ धागे जो आपने गले में पहनेंगे इनको उतार के पहनेंगे, क्योंकि ये इस्लाम में इसकी ममानत है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सबकी बात सुने। जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, आप जब भी पार्लियामेंट में आपका इलेक्शन होगा, आप 2 तिहाई अक्सरियत लेंगे, आपके साथ इन डाकुओं में से कोई ना कोई डाकू बैठा होगा। आपको उसको बर्दाश्त करना होगा। आपको उसकी चालें समझने का मौका ही तब मिलेगा कि ये इंसान कहाँ से कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये कैसे दुनिया को तोड़। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि आपने ये क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में भी आपको पता है कि लोगों ने पाकिस्तान का नाम बहुत ही गिराया है और वहाँ पे भी पैसा चलता है और लोग अपने अपने काउंटीज़ के लिए खेलते हैं। और जब उनको पता लगता है तो वो पाकिस्तान टीम हार रही है तो उनको परवाह नहीं होती। हम जो मुसलमान हैं, हमें राय रास्त पे आने के लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे। चलें जी, आपसे आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि तंगी वक्त की वजह से जी। हम दोबारा फिर बैठेंगे, आपके ख्यालात लोगों तक पहुंचाएंगे। रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी चैनल, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने बहुत सारी बातों का अहाता किया अपने खिताब में। IMF ने मौजूदा हुकूमत से ये बात तय कर ली है, IMF ने मौजूदा हुकूमत से ये बात तय कर ली है, जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है, कि मुल्क पर कर्ज़ की मद में आपने पहली किस्त $3 अरब देने हैं और इसी साल 2023 में $4 अरब आपने अदा करने हैं दिसंबर तक। तो ये $7 अरब जो हैं, कर्ज तो मेरा ख्याल है वहीं पर है, सूद की मद है या क्या है? शाह साहब आप बड़ा इल्म रखते हैं, बताएं अवाम को। देखिए जी, असल में बात यह है कि हमने गुलामी का तौक तो कायद आज़म ने हमारे गले से उतारा था, लेकिन हमने गुलामी का तौक दोबारा डाल दिया अपने गले में। हम इस वक्त जो है कॉमनवेल्थ सिटीजन्स हैं, हम अमेरिका को गालियाँ देते हैं, लेकिन असल में सारा कसूरवार इंग्लैंड है। आप हमारे 2 बड़े मुजरमों को देख रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को देख रहे हैं, नवाज शरीफ को देख रहे हैं। बरतानिया में, वो बरतानिया में है, क्यों नहीं बरतानिया दे रहा? हमारे जेलम के लड़का कत्ल करके आया था तो उसको लेके गए थे, ये 20 साल के बाद कातिल को पकड़ लिया और उसके बाद भी लेते रहे, अभी तक लेके जा रहे हैं। तो क्या ये उनको ला के ये नहीं कह सकते? नवाज शरीफ को बेशक हक हासिल है आके वहाँ पे अपना इंसाफ कराए कि मैंने करप्शन तो की थी पनामा में, तो आपने मुझे ये कामा में काम फंसा दिया, उसका हक बनता है, उसको लाएं। लेकिन उसको कटहरे में खड़ा करें, उसको जेल से लाएं, उसको पूछें कि ये क्या। बाकी जो आपका ये रेलिवेंट सवाल ये है कि हम कर्जे में इसलिए फंसते हैं कि ये जो हम डिवैल्यूएशन करते हैं, इससे हमारे मुल्क के जो ज़र मुबादला है उसके अंदर हमें नुकसान पहुंच रहा है। ये ऐसे होता है कि जब कोई फॉरेन कंट्री, सऊदी अरब, अरब एमिरेट्स, कोई भी मुल्क हमसे, हमारी या डेनमार्क या इंग्लैंड, जब ये चीज़ें वहाँ से सौदा हमारी खुराक बाय करने चाहते हैं तो वो प्राइसेस को हायर कर देते हैं। वो 1 पाउंड की जो कीमत है 220 रुपये या 280 रुपये या 300 रुपया, वो कहते हैं ये हमें 1 पाउंड में 1 किलो यहाँ की सब्ज़ी मिल रही है। अब वही सब्ज़ी जो है, वही भिंडी या अब जो कह लें, टमाटर कह लें,
वो एक अगर ब्रिटिश जो है वो आके 1 पाउंड में वो आपसे ख़रीदा तो फिर आप 200 उससे कम कीमत पे 50 रुपये में वही टमाटर वही भिंडियाँ जो हैं एक लोकल को कैसे बेचेंगे। आपकी तो ये ख्वाहिश होगी कि भाई हम ये जो चीज़ें हैं फ़ॉरेन को बेचें और उससे जो है मुल्क में ये महंगाई जो है अफरात ज़र जिसको कहा जाता है वो बढ़ रही है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये जो IMF का है ये इससे ज़्यादा लोन आपने डेनमार्क से भी लिया हुआ है क्योंकि ये क्लब ऑफ पेरिस का मेंबर है। आपने यूरोप से जो क्लब ऑफ पेरिस के मेंबर हैं उनसे ज़्यादा लिया है। आपने एशियाई ज़राती तरक्याती बैंक से बहुत ज़्यादा लोन चीन से लिया, UAE से लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो सऊदीया से लिया हुआ है, वो डेवलपमेंट पे नहीं लगते। आप वो पैसे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में लेके जा रहे हैं। आप जो पैसा ले रहे हैं बाहर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल जी, वो पैसा आप मुझे ये बताएं कि अभी अगर ये डॉलर्स आते हैं तो जो हमारा स्टेट बैंक है उसके कौन से अकाउंट में आए? कोई भी हुकूमत हो, मुशर्रफ की हो, नून लीग की हो, इमरान की हो, आप वो बताएं वो पैसे आते कहाँ? ये पैसे लेन देन में ये बारों बार रखते हैं, ये सब कुछ वही कर रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ जो है वो मुल्क चल रहा है आप लोगों के, हम लोगों के, जो हम यहाँ मजदूरियाँ करते हैं बाहर अपने प्रदेश में बैठे हैं। एक तो ये हम भेज रहे हैं और दूसरा जब हम लोग पाकिस्तान में जाते थे तो हम वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ जाते तो हम लाखों डॉलर वहाँ पे, हज़ारों डॉलर हम वहाँ पे खर्च करते थे, मुल्क को वो पैसा मिलता था। सैयद तौकीर हुसैन साहब, अब ये छोटा सा सवाल है और आप मुख्तसर जवाब दे दीजिए। हमने अमेरिका की बात की, सऊदीया की बात की, चाइना की, डेनमार्क की, बरतानिया की। मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 65 अरकान कांग्रेस ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में हुकूमत मुखालफ अफराद की गिरफ्तारियाँ और हलाकतों पर हमें तशवीश है। आप मुख्तसर जवाब दें क्योंकि वक़्त तंगी है। बिल्कुल उनकी तफ्तीश उनकी नहीं बल्कि यहाँ डेनमार्क में भी और दुनिया भर में ये तफ्तीश पाई जा रही है और ये बिल्कुल सही है कि एक इस्लामिक मुल्क है जिसका एक आइन है। जब आप आइन की वायलेशन करती है, आपने आइन तोड़ दिया, आपने आइन ख़त्म कर दिया। अब चीफ जस्टिस का काम था कि आइन को बहाल करता, ठीक, चीफ जस्टिस ने आइन को बहाल नहीं किया तो इसका मतलब है कि फ़ौज से लेके जस्टिस से लेके मेरे नज़रिए में ये सारे एक कठारे में खड़े हैं। ये और इसके ऊपर अमेरिका के जो तफ्तीश हो रही है वो बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि 18 जो इन्होंने तरमीम की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उससे हिसाब से ये किसी वक्त भी कोई भी वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगा सकता है। अगर ये आज कोर कमांडर हाउस को नहीं बचा सकते, जिना हाउस को नहीं बचा सकते, दूसरी जो हमारे हीरो की तस्वीरें उनको नहीं बचा सकते तो कल को ये किसको बचाएंगे? ये कैसे जाके कहेंगे कि अब हम कराची में या हम बलूचिस्तान में या हम ये फलाने सूबे में हम अपनी फ़ौज भेज रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं। इनको सबसे पहले एक काम करना है कि इनको एक कौम बनना चाहिए, इनको आइन को बहाल करना चाहिए। उसके लिए सख्त से सख्त कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मैं हूँ, मुझे हैंग करना पड़े इनको, और मेरी कुर्बानी भी अगर मेरी कौम के लिए ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद तौकीर हसन साहब। आप मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग कायद आज़म के यहाँ पर चेयरमैन हैं। आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। हम आपसे फिर एक मरतबा बैठेंगे और जो सिचुएशन है इस पर हमें भी फ़िक्र है, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन कायम करे। हम सब भाई भाई हैं। हाँ, हम पीपल पार्टी के हों, नून लीग के हों, कायद आज़म के हों, PTI के हों, पहले वतन, पहले इस्लाम और उसके बाद हम सब। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।